नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। राजस्थान का संकट बरकरार है और अब इस संकट में कानूनी दांवपेच भी जमकर इस्तेमाल हो रही है। लड़ाई अदालतों में लड़ी जा रही है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी अपने अधिकारों का मसला लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। सचिन पायलट गुट अपने मामले को लेकर हाई कोर्ट में। और इस सब के समानांतर आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ 884 करोड़ के घोटाले में जांच की मंजूरी जयपुर के कोर्ट ने दे दी। और दूसरी तरफ ईडी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई और बेटे पर शिकंजा कस रही। आयकर विभाग भी गहलोत के करीबियों पर छापे मार चुका है। इसी के मद्देनजर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तंज किया कि ईडी को अलग मंत्रालय ही बना देना चाहिए। अशोक गहलोत भी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं कि उनकी सरकार को बचाया जाए। इसलिए दंगल में आज हम पूछ रहे हैं कि दोनों तरफ से यह जोर आजमाइश किस लिए? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गहलोत सरकार पर खड़े सियासी संकट का मामला अब अदालत की चौखटों से लेकर अपनी अपनी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर आ टिका है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर क्या हुआ, ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश या उसकी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को फिर अदालत सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की याचिका है कि हाई कोर्ट विधायकों को स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। आपको बता दें कि स्पीकर की नोटिस के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा और तब तक स्पीकर को भी विधायकों पर कार्रवाई न करने का अनुरोध किया गया था। उधर कोर्ट से अलग राजस्थान संकट के बीच जांच एजेंसियां भी सक्रिय हैं। जयपुर की एक कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को 844 करोड़ रुपए के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है। एसओजी इस मामले की जांच पिछले साल से कर रही है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी और अन्य पर क्रेडिट सोसाइटी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। उधर अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के खिलाफ 150 करोड़ के फर्टिलाइजर स्कैम में ईडी ने रेड डाली है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा को भी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का समन मिल चुका है। अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग की भी जांच तेज हुई है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तंज किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ईडी को रायसीना हिल्स पर मौजूद 4 मंत्रालयों के बराबर दर्जे वाला मंत्रालय बना देना चाहिए। ईडी के अलावा कौन 2007 के मनी लॉन्ड्रिंग केस को 13 साल की कड़ी जांच के बाद खोज सकता है। एक दूसरे ट्वीट में चिदंबरम ने लिखा, अगर कांग्रेस एमएलए के मेजबान फेयरमाउंट होटल के मालिक संदिग्ध हैं, तो पायलट और 18 विधायकों के मेजबान मानेसर हरियाणा के होटल के बारे में क्या कहना है। इसी राजनीतिक घमासान के बीच अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि राजस्थान सरकार को गिराने के कुप्रयास में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेस के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। उधर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी प्रदेश की जनता को पत्र लिखा है, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 2 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संबित पात्रा बीजेपी से और हमारे साथ हैं पवन खेड़ा कांग्रेस से। दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। दोनों के लिए 1.5 मिनट का समय मुकर्रर रहेगा। एक आदमी की बात खत्म होगी, 1.5 मिनट का समय पूरा होगा, बजर बजेगा और दूसरे व्यक्ति का समय शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं संबित पात्रा, पहले आपके साथ। 1.5 मिनट आपका शुरू हो रहा है। अब तय कर लिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए रोहित जी, परसों मैंने सुना अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था। अशोक गहलोत जी ने कहा था, मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं। अशोक गहलोत जी को आज तक के माध्यम से हम भी बता दें, हम भी यहां बैंगन खरीदने नहीं आए हैं। ना तो आप बैंगन बेच रहे हैं, ना हम बैंगन खरीद रहे हैं। फिर भी अगर बैंगन का भरता बन रहा है तो इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और हम नहीं है। और एक एडवाइस मैं राहुल गांधी को दे दूं, आजकल अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहे हैं। राहुल जी, 2008 में आपने और आपकी माताश्री ने चाइना में जाके चाइना का पैसा लेके एक एमओयू साइन किया था। अच्छा होता अगर आप हिंदुस्तान में ही 2008 में ही एक एमओयू सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में करा दिया होता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों भाई भाई हो, दोनों मिलके रहो, दोनों लड़ो मत।
देखिए, ये आपस में लड़े, घर की लड़ाई सड़क पे, सड़क से लड़ाई गई है हाईकमांड के पास, हाईकमांड से कुछ नहीं हो पाया तो हाईकोर्ट के खिलाफ कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ये जजमेंट कैसे दे रही है, हाईकोर्ट की लड़ाई को लेकर गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? और जहां तक पी चिदम्बरम जी का सवाल है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, आपने दिखाया। पी चिदम्बरम जी को अच्छा कहा गया है ही इज द फ्रेंड, फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी। बताइए, फ्रेंड, फादर और फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी जो अभी जेल से कुछ दिन पहले निकल कर आए हैं, वो ईडी डिपार्टमेंट के बारे में ट्वीट नहीं करेंगे तो किसके बारे में ट्वीट करेंगे? उनको अच्छा खासा तजुर्बा है कि अगर करप्शन डिपार्टमेंट था तो ईडी डिपार्टमेंट भी होगा। इतना बड़ा करप्शन का डिपार्टमेंट खोला हुआ था कांग्रेस पार्टी में, तो आपको क्या लगता है ईडी पकड़ेगी नहीं? ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। पवन खेड़ा जी, राजस्थान में जिसकी सत्ता वो अपनी एजेंसी का इस्तेमाल कर लेगा वैसे जैसे वो चाहेगा? नहीं, एजेंसी का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोर्ट का आदेश है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मामला है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें तो कहीं कोई एजेंसी की बात नहीं आ रही। हाँ, अब तक ये जरूर सुनाई पड़ता था कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का कोई अलायंस है, गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब यह स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन नहीं है, अब विलय हो चुका है। तीनों एजेंसीज अब भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है इनका। और अमित शाह, नड्डा जी की तो चलती नहीं है इनकी पार्टी में, अमित शाह जो तय करते हैं ये एजेंसीज उसी वक्त वो करती हैं। बताइए, अचानक यहां तो फेयरमाउंट और ये मानेसर का चल रहा है, सारी एजेंसीज जयपुर, सब कुछ, सारे पते ठिकाने भूल गए, सारा ऑल रोड्स लीड टू जयपुर। क्यों? इससे स्पष्ट होता है टाइमिंग, जानबूझकर सताने की चेष्टा, डराने की चेष्टा, और ये अशोक गहलोत है। ऐसे डर जाएंगे इन लोगों से? इन लोगों ने बहुत कोशिश कर ली अशोक गहलोत को दबाने की, डराने की। इस बार माफ कीजिएगा संबित पात्रा जी, अमित शाह साहब को ससम्मान कह रहा हूं, नानी याद आ जाएगी। ये राजस्थान है, इसलिए कोशिश मत करिए, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, आप एमओयू करते रहते हैं। ये जो आरएसएस गई थी चाइना में, ये क्या बेचने गए थे आज तक स्पष्ट नहीं हो रहा। सीमाएं बेचने गए थे, ये तो सबने समझ में आ ही रहा है। अरे देश में आप बैंगन बेचते हो या कद्दू बेचते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायकों को जो खरीदने की चेष्टा कर रहे हो ना आप, आपकी पोल पूरा देश के सामने खुल रही है। जब कोरोना से लड़ना था तब अमित शाह, 1.5 मिनट हो गया खेड़ा जी। एक तो ये बैंगन बेचने वाली बात पे थोड़ा सा मुझे लगता है क्लियर कर देना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा, सचिन पायलट अपने समर्थकों से कहते हैं मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं, सब्जी बेचने नहीं आया हूं, मैं यहां सीएम बनने आया हूं। मसला लेकिन बैगन बेचने या बैगन खरीदने का है नहीं। मसला इस समय यह है कि आपने जो बात गजेंद्र सिंह शेखावत का जिक्र करके अभी अभी कही पवन खेड़ा जी, उस मामले में तो जांच पहले भी हो चुकी, एसओजी 2 बार पहले भी एक तरीके से क्लीन चिट जैसी दे चुकी। ये मामले बचा के रखे जाते हैं क्या कि ऐसा कोई मौका आएगा, अपनी सरकार के पीछे कोई केंद्र की एजेंसी पड़ जाएगी या अपनी सरकार खतरे में आएगी तो अपन इनको बाहर निकाल लेंगे गड़े हुए मुर्दों को? खेड़ा साहब, उसके बाद संबित आऊंगा आपके पास। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, अगर उनको लगता है उनको तमाम क्लीन चिट मिल चुकी है अमित शाह के दरबार के अलावा और भी कहीं से, तो जाएं कानून का दरवाजा खटखटाएं। हम भी कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, उस पर हाई कोर्ट में नहीं रिलीफ मिलती, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये काहे रोने आ गए? अपनी आवाज तो वॉइस सैंपल देने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट उनकी आवाज निकल कर आ रही है, हमने भी उनकी आवाज कई बार सुनी गजेंद्र सिंह जी की। भारतीय जनता पार्टी के 4 गुट हैं राजस्थान। जब आपने तय कर ही रखा है तो फिर वॉइस सैंपल की मांग क्यों कर रहे हैं कि ये सरेआम खरीद फरोख्त हो रही है? खेड़ा जी, जब आपने तय ही कर लिया है कि आप आवाज पहचानते हैं तो फिर वॉइस सैंपल की मांग क्यों कर रहे हैं? रोहित सरदाना जी, कानून तो प्रक्रिया से चलेगा, हमारी प्रतिक्रिया से तो नहीं चलेगा। दे देना वॉइस सैंपल, घबराए क्यों घूम रहे हैं, डर क्यों रहे हैं वॉइस सैंपल देने से? इतना ही आत्मविश्वास है कि उनकी आवाज नहीं है तो क्यों डर रहे? तो अशोक गहलोत ने भी डर की चिट्ठी लिखी क्या पीएम को? क्यों डरते हैं? वापस आऊंगा आपके पास सर, तौर पे सामने लिखिए, उसमें क्या गलत? वापस आऊंगा आपके पास अभी ये इस पर खेड़ा जी अभी वापस आऊंगा इस पर कि क्या अशोक गहलोत ने भी डर की चिट्ठी लिखी पीएम मोदी को गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत करते हुए, क्योंकि अशोक गहलोत के भाई के भी एक कथित घोटाले की जांच शुरू हो गई। संबित पात्रा बोलिए, क्या एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप जो उन पर लगाते हैं वो आप पर भी लागू नहीं होता? क्योंकि ये सारी एजेंसियां जब तक कांग्रेस की सरकार में हलचल नहीं थी, सचिन पायलट बगावत का झंडा लेके खड़े नहीं हुए थे, किसी को चिंता नहीं थी कि अशोक गहलोत के भाई ने कोई घोटाला कर रखा है, किसी को चिंता नहीं थी कि अशोक गहलोत के दोस्तों के घर में पैसा रखा होता है अनअकाउंटेड, जिसको जांच लेना चाहिए। पात्रा जी।
देखिए रोहित जी, पहली बात तो है आज गजेंद्र जी के ऊपर इन्होंने कोई केस ओपन करने की बात की। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बाइट देके कहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारे खिलाफ बदले की भावना के साथ की जा रही है। हमारा आंचल पाक साफ है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, आप करते रहिए जो करना है, बिल्कुल करिए, हम कभी नहीं कहेंगे। और जहां तक ये एजेंसियों की बात है रोहित जी, आप याद करिए, अगर ईडी रेड नहीं करती है, सीबीआई रेड नहीं करता है और बड़े बड़े करप्शन के घोटाले मेंशन होते हैं, 2G 3G ये जी जीजा जी, आप ही लोग पूछते हैं, मैं आप मतलब केवल आप नहीं कह रहा हूं, मतलब जनता पूछती है कि भैया इतने घोटाले हैं तो कर क्या रहे हो। और ये कांग्रेस वाले सुबह के चिढ़ाते हैं, अच्छा हमारे खिलाफ केस है तो सीबीआई करो ना, ईडी करो ना, आओ ना, रेड करो ना। और जब रेड होता है तो रेड कर दिया, ये क्या मजाक लगा रखा है। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा अमित शाह को नानी याद आ जाएगी, ये लोग अमित शाह को नानी याद दिला देंगे और नड्डा जी की चलती नहीं है। मैं अभी नानी याद दिलाता हूं। देखिए पिताजी मतलब बेटा का नाम तो पता है राहुल गांधी, हमने कैसे नानी याद दिलाना है सुनिए, पैर हो जाएगा मेरे खिलाफ आज। मां का नाम एंटोनियो माइनो, नानी का नाम बताता हूं काइया माइनो, मैं पूरा इतिहास लेके बैठा हूं। काइया माइनो, एंटोनियो माइनो, राहुल गांधी, ये है नानी याद दिलाना। नानी का नाम भी लेंगे तो आप एफआईआर करेंगे और आप बोलते हैं अमित शाह को नानी याद आ जाएगी और नड्डा जी की चलती नहीं है। मैं बोल रहा हूं सोनिया जी और राहुल जी की इतनी चल रही होती पार्टी में तो ये बैंगन बेचने तक की नौबत क्यों आ जाती। मैं एक सवाल पूछता हूं और आप इस सवाल को लेकर जरा मेरे भाई के पास जाइए। रोहित जी, सवाल है कि क्या सचिन पायलट निकम्मा है, सचिन पायलट नकारा है, सचिन पायलट धोखेबाज है और सचिन पायलट गद्दार है। यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए पूछा है। और पूछिए जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मानते क्या है ये, सचिन पायलट इनका है या इनका नहीं है। ठीक सर, चलिए। और नानी का नाम काइया माइनो है, काइया माइनो। मैं 2 बार इंटरवीन कर चुका बीच में, वापस आप दोनों को घड़ी पे ला रहा हूं, 1.5 मिनट अपनी बात रख लीजिए। अब पवन खेड़ा जो संबित पात्रा सवाल पूछ रहे हैं, एक तो ये कि क्या सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है। हालांकि यह विषय पीछे छूट गया क्योंकि अब बात आगे आ गई, अब बात अदालत तक आ गई और एजेंसियों के दुरुपयोग तक आ गई। क्या आप लोग भी इस समय आफत में आए तो आपको नहीं याद आया कि भाई मंत्री जी का पुराना कोई केस पड़ा हुआ, इसको निकाल लेते हैं? क्या आपको भी गहलोत जी के भाई के घर जांच एजेंसी का पहुंचना बुरा लगा, तकलीफ हुई, तभी आपने पीएम को चिट्ठी नहीं लिखी? खेड़ा जी 1.5 मिनट आपका शुरू हो रहा। नहीं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना एक चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें क्या कोई गलत लगता है आपको? उस चिट्ठी में एक शब्द भी आपको ऐसा असंवैधानिक लग रहा हो, कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया हो, उनका अधिकार है। वो उनको याद दिला रहे हैं कि जब कोरोना से लड़ना था तब आप मध्य प्रदेश में पता नहीं क्या गुल खिला रहे थे, अब राजस्थान में भी वही कर रहे हैं। बीच महामारी के आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं ये स्पष्ट हो गया सबके सामने। ये बचकानी हरकतें करके संबित पात्रा कितनी देर तक बचा लेंगे? चीन सीमाओं में घुस आया है, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बोले संबित पात्रा जी जिनपिंग एक विलेन है, बोल के दिखाएं। बोले जी जिनपिंग, प्रधानमंत्री जी बोल के दिखाएं जी जिनपिंग एक विलेन है। हम तो बोलते हैं स्पष्ट तौर पे ये चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं। अब ये अपनी तमाम जो फेलियर्स हैं चारों तरफ, उससे बचने के लिए संबित पात्रा जी बचकानी हरकतें करने लग जाते हैं। ऊपर अमित शाह जी हेडलाइन मैनेजमेंट करने लग जाते हैं, कभी यहां रेट डलवा दो, कभी वहां सरकार गिरा दो, ताकि चीन पर चर्चा न हो सके। हमने तो स्पष्ट तौर पे अखबारों में पढ़ा कि इनको सबको निर्देश दे दिए गए मंत्रियों को कि चीन पर कोई हल्की टिप्पणी मत करना, चीन के विरुद्ध। इतने डरे हुए प्रधानमंत्री, ऐसा 56 इंच, इतना डरपोक 56 इंच हमने नहीं देखा कि चीन का नाम लेते हुए थर-थर कांपता है और यहां आकर आंखें तरेरते हैं किसके सामने? अशोक गहलोत के सामने। अरे साहब, अशोक गहलोत चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, वो तो हमको दिख ही रहा है, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। यही सचिन पायलट जब आपके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, आप इनको गाली देते। ठीक सर, ओके, 1.5 मिनट हो गया सर। ये छोड़िए, अडवाणी जी ने ठीक तो सर मोदी जी को कहा था कि तमाशबीन है। खेड़ा जी बताइए ना, अडवाणी थोड़ा आगे के लिए बचा लेते हैं ना, थोड़ा आगे के लिए बचा लेते हैं। सचिन पायलट के लिए आपने कहा कि इनको अब अच्छा लगने लग गया, सचिन पायलट पहले बुरे लगते थे। तो वो एक कहावत है ना, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो दिक्कत होगी। क्या कांग्रेस अब इसी परिस्थिति में आ गई है सचिन पायलट को लेकर? आपसे आगे पूछूंगा। संबित पात्रा, उनकी बात का जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने उठाया। देखिए, इन्होंने 3-4 सवाल उठाए, मैं फटाफट जवाब देता हूं। पहले तो चिट्ठी वाली बात पे आई है तो 2-3 बात यहां सुन लीजिए। कल शाम डाकिया हमें अधमरा सा मिला। रोहित जी, कल शाम डाकिया हमें अधमरा सा मिला। वो पता पूछ रहा था खत का ईमेल दिखा करके, वो पता पूछ रहा था खत का ईमेल दिखा करके। जहां चिट्ठी भेजनी चाहिए थी ना,
वो पता गलत है। चिट्ठी इनको भेजनी चाहिए थी सोनिया जी और राहुल गांधी के पास। दूसरा सुन लीजिए, खत तो पहले भी गहलोत जी ने लिखे थे 1000, खत तो पहले भी गहलोत जी ने लिखे थे 1000, मगर उन खतों को कांग्रेस में मिली थी केवल मजार। वो केवल मजार में पड़े हुए थे, कोई खत खोल के कांग्रेस में देखता नहीं। और सुन लीजिए, गहलोत जी ने पहले भी खत लिख लिख के दफना दिया, गहलोत जी ने पहले भी खत लिख लिख के दफना दिया। कांग्रेस ने खतों को कफन जो दिया था, कफन पहनाया था इन खतों को। इन्होंने कोरोना का बात कहा, वो फेयरमाउंट होटल में क्या हो रहा है पता है ना? पिज्जा, आज पिज्जा सीखा है, दोपहर को पास्ता बनाना सीखा है, सुबह मुगले आजम देखा था, अभी लगान भी देख लिया है, सुबह सुबह अंताक्षरी खेलेंगे। वाह, कितना बढ़िया आप लोग सब कोरोना से लड़ रहे हैं ना। और आप कह रहे थे शी जिनपिंग गद्दार है बोलने के लिए। शी जिनपिंग गद्दार है, मैं बोलता हूं। चाइना बदमाश है, मैं बोलता हूं। मां बेटे भी गद्दार है, मैं बोलता हूं। ये मैंने कल नाम दिया था आप ही के चैनल पे, सोनिया जिंग राहुल पिंग। और आज भी बोलता हूं, शी जिनपिंग के साथ ये सोनिया जिंग और राहुल पिंग भी मिले हुए हैं, और नानी का नाम काइया माइनो है, ये भी याद रखिएगा। और बार बार गलती किसकी है? किसकी है गलती? अगर आप, मैं एक स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं कि आपने सचिन पायलट को कांग्रेस से निकाल दिया है या नहीं निकाला है, इसका तो उत्तर दे दीजिए। ओके, 1.5 मिनट हो गया। अगर पायलट को निकाल दिया होगा इन्होंने, तो आप लोग रेड कारपेट बिछा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हर रोज पूछते हैं पायलट को निकाला नहीं निकाला, निकाला नहीं निकाला। मैं जवाब देता हूं। आपके यहाँ ही तो मेहमान नवाजी हो रही है उनकी, पूछ लीजिए ना उनसे। मैं जवाब देता हूं, बताइए। ठीक, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए रोहित जी, अच्छा सवाल है। इसका जवाब वैसे राजस्थान के हमारे बड़े नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष जो राजस्थान के पुनिया जी हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा हाँ, सतीश पायलट इज वेलकम, अगर वो आना, सचिन पायलट इज वेलकम, अगर वो आना चाहे तो आए। मगर देखिए, हमारे पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है। सब कुछ निर्णय करने के पश्चात अगर पार्टी को लगेगा कि सचिन पायलट को लेना है तो बिल्कुल कैमरे के सामने हम करेंगे। हम छुप छुप के कोई काम नहीं करेंगे। गलती, देखिए मैं बार बार कहता हूं, कांटों से खींच के ये आंचल, ये कांटों से पूछो कि आंचल क्यों अपने आप को कांटों से दूर करना चाहती है। ये गलती आंचल की नहीं है। ये आप आंचल के ऊपर दोष क्यों मढ़ रहे हो? कांटों से पूछो कि आखिर ऐसा क्या है कांटों में जो आंचल अपने आप को कांटों से दूर करना चाहती है। और कांटों की हिम्मत देखिए, कांटे हैं कि चुभते चले जा रहे हैं, चुभते चले जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अरे आपकी घर की स्थिति क्या है, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस आज अनाथ पड़ी हुई है। वैसी परिस्थिति में चिट्ठी आप प्रधानमंत्री को लिखना पड़ रहा है। काश आप चिट्ठी सोनिया जी को, सोनिया जिंग या राहुल पिंग को लिखते तो कुछ तो हो, पता चलता कि कोई ना कोई आपके घर में लीडरशिप है। ठीक है, आज एक बात स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के घर में लीडरशिप नहीं है। ये मोदी जी पे डिपेंड करते हैं। ओके, पवन खेड़ा, मसला राजस्थान का है, बात घूम के चीन पे चली जाती है, पेंगोंग पे चली जाती है, जिनपिंग पे चली जाती है। मेरा सवाल यह है, जो मैंने अभी शेर सुनाया था, आपको याद होगा, मैं दोबारा सुनाना कहें तो सुना दूं? आप सुनाइए। तो आजकल तो संबित पात्रा जी भी शायर बनने पात्रा जी तो कविता सुना रहे हैं, पात्रा जी तो कविताएं सुना रहे हैं सर। आपका तो भविष्य उज्जवल है। उन्होंने तो कांग्रेस पर कविताएं लिख रखी हैं। आज भविष्य नहीं दिख रहा तो कवि सम्मेलन कर रहे हैं तो करने दीजिए। नहीं तो सचिन पायलट के बारे में ये बात लागू हो रही है क्या कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो दिक्कत होगी? देखिए, सब जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, रोक नहीं सकता। बात सिर्फ ये है कि इनके पास आज नहीं, इतिहास में भी ये कुरेद कुरेद के ढूंढते हैं तो अपना कोई हीरो नहीं दिखता, अपना कोई नायक नहीं दिखता। सरदार पटेल का स्टैच्यू लगाते हैं, अच्छी बात है। गोलमालकर, क्या नाम था, गोलमालकर था, गोलमालकर या जो भी नाम था, उनका नहीं लगा पाते। हेडगेवार का नहीं लगा पाते ना। आज इनके पास कोई नेता है, अब भी कांग्रेस से चुराते हैं नेताओं को। नीयत इनकी खोटी है, अच्छे अच्छे नेताओं को चुरा के अपने पास तबाह कर दिया इन्होंने। हेमंत बिस्वा शर्मा सपना देखता रह गया मुख्यमंत्री बनने का, देखो कहां बैठा है, आज हमसे संपर्क करता है। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए ले गए थे, उनका पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो सचिन पायलट को भी मालूम है, हमारे कांग्रेस में भी तमाम ऐसे लोग जिनके लिए ये कोशिश करते हैं कि उनको अपनी तरफ ले जाएं, उनको मालूम है कि इनके पास ना अपना कोई नेता है और इनकी नीयत में खोट है, इसलिए इनके पास अब कोई जाने को तैयार नहीं है। जो जा रहा है उसकी किस्मत खराब होती है, हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात शेरो शायरी की, बहुत अच्छी शेरो शायरी आप करते हैं संबित जी, अच्छा है, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आगे यही करना है। अब आप खत्म हो रहा है आपका सारा काम। हमें कहते हैं कि वहां फेयरमाउंट में ये चल रहा है, वो चल रहा है। जिस दिन आपको कोरोना पे कुछ करना चाहिए था, उस दिन मैं आपको जैसा कि बता रहा था, मेरे को बीच में टोक दिया गया। अमित शाह जी क्या कर रहे थे, कमलनाथ जी के साथ शतरंज खेलने चले गए। और आपकी स्मृति ईरानी जी
अंतर्राष्ट्रीय खेल रही है, हर्षवर्धन जी लूडो खेल रहे हैं। तो आपने तो पिछले 6 साल से यही खेल खेले हैं और इन खेलों से अब जनता ऊब चुकी। जनता के सामने आपका असली चेहरा आ गया, इसलिए आपको इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, आकर टीवी पर बचकानी हरकतें। किसी की नानी का नाम क्या है, पूर्वजों की और बुजुर्गों की इज्जत तो आपके यहाँ हमने देख ली अडवाणी जी की कैसे होती है, हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती, इसलिए मैं इस तरह की टिप्पणियों का जवाब भी नहीं देता। ले आप अपना असली चेहरा सबके सामने लोगों ले आते हो, इस तरह की अच्छी बातें करते बुरा लग जाएगा लेकिन आपको। अडवाणी जी ने बीच में मेरे को मत बोलिए प्लीज, अडवाणी जी ने भी कुछ कहा था कि मोदी जी तमाशबीन है। जवाब दीजिए ना, ठीक है, तमाशबीन है या नहीं? अभी जवाब ले लेते हैं। अडवाणी जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये नानी वाली बात बुरी लग गई आपको खेड़ा जी, पर नानी को लाए तो आप ही थे बीच में पहले। नहीं, बिल्कुल नानी याद आ जाएगा, मुहावरा है। लेकिन जिस तरह से ये नाम ले लेकर जो जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी अपनी संस्कृति बता रहे हैं, यही सीखते होंगे हर शाखा पे। मतलब नानी याद दिलाना बोलना है, लेकिन नानी याद दिलाना नहीं है। मुहावरा अलग चीज है, मतलब नानी याद दिलाना कह सकते हैं, लेकिन नानी याद दिलाना नहीं। संस्कृति, शाखा की संस्कृति का उदाहरण यहाँ रोज देते हैं आकर, इससे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि शाखा में उल्लू जो बैठते हैं वो क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। अब सर किस शाख पे कौन सा उल्लू बैठा है ये तो आप दोनों बेहतर तय कर सकते हैं आपसदारी में। सब पूरा देश देख रहा है सर, ये तो आप लोग आपस में बेहतर तय कर सकते हैं। मजदूरों को तबाह कर दिया, कौन उड़ के कहां जा रहा है, बर्बाद कर दिया, खेड़ा जी सीमाओं की सुरक्षा नहीं सर, अभी है समय है, शाखा के उल्लू और क्या करेंगे? नहीं पवन जी अभी समय है, मैं तो कह रहा हूं अभी समय है, आगे और समय मिलेगा आपको। किस शाखा पे कौन सा उल्लू बैठा है और कौन सा उल्लू उड़ के कहां से किधर चले जाना चाहता है, ये तो सारा देश देख रहा है और समय उसका अपने आप तय करेगा। मैंने कब कहा सर आप अपने नेता को उल्लू नहीं बोलेंगे? मैंने कब कहा सर कि मैं आपके नेता को उल्लू कह रहा हूं? कहीं भी आए सर, मैंने कब कहा कि मैं आपके नेता को उल्लू कह रहा हूं? लोकतांत्रिक अधिकार। पवन जी अब देखिए, मैंने कब कहा कि मैं आपके नेता को उल्लू कह रहा हूं? अब ये शरारत है सर, ये शरारत है। नहीं शरारत नहीं, ये शरारत करते हैं, शरारत तो होती है। आप धीमे से तीर चला दे रहे हैं कहीं और निशाना साध दे रहे हैं कहीं और। तीर नहीं चला रहे सर, कोई तीर नहीं चला। चलिए सर, आपके युवा नेता हैं, आप उनको जैसा समझें, आपकी चॉइस है। संबित पात्रा कुछ सवाल उन्होंने उठाए। नहीं, मैं सिंधिया जी के शान में कुछ गलत नहीं सुनूंगा, वो वहां हेमंता बिस्वा शर्मा की भी शान में मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। सर आप सबको उल्लू कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आपके साथ के लोग हैं, आप उनके साथ ज्यादा समय गुजार चुके हैं, आप बेहतर जानते हैं उनको। क्या है तो अच्छे हैं, मैं तो सर खराब है वो मैं क्या करूं? मैं तो सर उतना भी नहीं जानता इन लोगों को जितना आपको जानता हूं, तो इनको आप बेहतर जानते हैं, उनको आप किस श्रेणी में रखना चाहते हैं ये आपका फैसला है, आपका चॉइस है। इनके खिलाफ ये व्हाइट पेपर निकालते थे कि बहुत भ्रष्ट है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब इनके लिए बहुत बड़े नेता हो गए, लेकिन उनकी किस्मत देखो, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। ओके डॉक्टर पात्रा, अब सवाल यह है जो चिदंबरम साहब ने उठाया, जिस पर आपने 2 लाइन बोल के धीमे से उस बात को गोल कर दिया शुरू में। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि ईडी को अलग मंत्रालय बना दीजिए ना, जितना काम उससे करा रहे हैं आप। ये अचानक जहां जहां थोड़ा सा तनाव होता है वहीं वहीं ईडी खड़ा हो जाता है जाके, चक्कर क्या है? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। बहुत सारा कुछ अभी पवन भाई ने भी बोला है तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा, मगर मुझे आज बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अमित शाह को नानी याद दिलाने वाले थे, मगर मैंने असली नानी का नाम क्या ले लिया, इतना इनको बुरा लग गया। मतलब अगर माता जी का नाम, मैं बहुत आदर से कह रहा हूं, माता जी का नाम एंटोनियो माइनो है और उनकी माता जी का नाम काइया माइनो है, तो ये मैंने पाप किया है, और उनके पिताजी का नाम स्टीफेनो माइनो है, तो इसमें इतना घबराने, छुपाने और शर्माने की बात क्या है? शी वॉज काइया माइनो। ठीक है, अब विषय पे आते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि उल्लू उल्लू, बहुत देर तक आप दोनों की उल्लू उल्लू चलती रहे। मैं आपको आज बता दे रहा हूं रोहित जी, मैं नाम नहीं लेके बता रहा हूं, सारे उल्लू उड़ जाएंगे, 4 ही उल्लू रहेंगे बस पेड़ के ऊपर, आप देखिएगा। और पेड़ भी सूखा पेड़ रहेगा, सूखे पेड़ के ऊपर 4 उल्लू बचे रहेंगे, बाकी सारे उल्लू उड़ जाएंगे, कोई उल्लू नहीं बैठने वाला है, क्योंकि दिन में उल्लुओं को दिखता नहीं है ना, इसलिए सब उड़ने वाले हैं। अब आते हैं ईडी पे। आपका जो सवाल था, ये सरदार पटेल और सब जगह होके आए हैं। अब मैं ईडी पे बताता हूं क्यों। ये जो केस चल रहा है अग्रसेन जी वाला, अग्रसेन उनके बड़े भाई हैं जी, गहलोत जी के, अग्रसेन गहलोत, ये केस कब चालू हुआ? यह केस 2007-8 का है। ईडी में केस कब गया? 2012-13 में गया। तब से केस चल रहा है कि नहीं? ये कोई अचानक नहीं हुआ। जो परसों रेड हुआ, ये रेड केवल एक आदमी के घर में हुआ, केवल एक कंपनी में हुआ? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 13 जगहों पर रेड हुआ। आप बता दे तो मैं बता दूंगा, राजस्थान में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, अलग अलग लोगों के घर में हुआ। क्यों? अगर मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, इस देश की न्याय प्रणाली में आप लोग भरोसा रखिए। अगर आप करप्ट नहीं है,
आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो आपके ऊपर चाहे ईडी क्या, ईडी के पिताजी भी आके बैठ जाएंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली इतनी स्ट्रांग न्याय प्रणाली है। यहां गड़बड़ी क्या है कि आप करप्शन भी करेंगे और जब जांच होगा, जांच की प्रक्रिया कोई 3 दिन में खत्म नहीं होती। लालू प्रसाद यादव के ऊपर 21 वर्ष तक जांच चलती रही, तब जाके वो आज जेल के अंदर है। तो यह प्रक्रिया लंबी होती है। रेड होगा, क्यों नहीं होगा? मां बेटे बेल पे बाहर। आप देखिए, जो जिसने ट्वीट किया है वो बेल पे बाहर, आधी पार्टी बेल पे बाहर है। मोदी जी ने सही कहा था, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी पे पार्टी चल रही है। और ये तो चाहते ही है कि ईडी डिसॉल्व हो जाए, CBI बंद हो जाए, सारे कोर्ट बंद हो जाए। ये तो चाहते ही हैं ताकि ये फ्रीली आराम से पैसा लेके घूमते रहे। हम बताइए, आप हमको कहते हैं उल्लू उल्लू कर रहे हो, खुद उनके लोगों के साथ इलू इलू करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि लालू यादव पर 21 साल केस चला था, तो ये रॉबर्ट वाड्रा जिनका नाम लेके, जिनकी पिक्चर दिखा के आप सत्ता में आए थे, और राजस्थान से ही जिनकी कहानी आप लोगों ने शुरू की थी, जीजा जी कह के आप फिल्म दिखाते थे, उनके लिए भी आपने 21 साल की योजना बनाई है क्या? या वो हर चुनाव के लिए आपने बचा के रखा है कि हर बार कुछ ना कुछ ईडी को खड़ा कर देंगे, इनकम टैक्स को खड़ा कर देंगे और फिर बताएंगे देखो हम कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे अब अचानक लोगों को आपने बताना शुरू किया कि अग्रसेन गहलोत अशोक गहलोत के भाई का नाम है। रोहित जी, मैं एक जवाब देता हूं। रोहित जी, मुझे याद है आज से लगभग 1-1.5 साल पहले हम डिबेट में बैठते थे, तो आप हमेशा हमसे आप तो क्या, पवन जी का तो मुझे याद है हर बार हम बैठते थे तो पवन जी पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आर्टिकल 370 नहीं हटाओगे, केवल इस्तेमाल करोगे। आप देखिए 5 अगस्त को मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर। ये भारतीय जनता पार्टी है। जीजा जी का भी क्या होगा देखना आप। चिदम्बरम के लिए भी आप पूछते थे, ये कभी जेल जाएंगे क्या? चक्की पीस के आए हैं 3 महीने तक और अब भी आगे जाने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जीजा जी बचने वाले नहीं हैं। ये साधारण जीजा नहीं है, बहुत करप्ट जीजा है। और मैं आपको यहां आज तक में लिखित में दे रहा हूं कि जीजा जेल जाएंगे, मगर प्रक्रियाओं के अंतर्गत जाएंगे। हम ठूसते नहीं है किसी को, प्रक्रियाओं के अंतर्गत भेजते हैं। होगा प्रक्रिया और जाएंगे। हम बदले की राजनीति करते नहीं है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये जो ईडी का रेड चल रहा है, इसके कारण इनकी सरकार में गड़बड़ी हो गई है। 6 MLA विगत वर्ष, ये 2020 चल रहा है, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 6 MLA BSP के लिए थे। मैं पूछता हूं, क्या पैसे दे के लिए थे? कितने पैसे दे के लिए थे? ठीक है। ये जो 6 MLA BSP के आए थे, जिस पर की ऐतराज भी किया था बहन मायावती जी ने, आप बताइए कितने पैसे दे के कांग्रेस पार्टी ने? दूसरे पार्टी से आपके पास MLA आ जाए तो बहुत बढ़िया, वो तो यहां पर आ गए, ठीक है, इनका भविष्य है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे पार्टी से उनके पार्टी में चले जाए तो अच्छा, बीजेपी खराब था, हमारे पार्टी में आ गए। नवजोत सिंह सिद्धू को कितने पैसे में खरीदा था? इसका जवाब तो दे दें, फिर हम बताएंगे हमने कितने में किया है। ओके, खेड़ा जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं तो इनकी बात नहीं सुन पाया क्योंकि वो काम की बात हो नहीं रही थी। आप जो पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल जो उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर वो ये है कि पाया, अगर लोग इनकी पार्टी से टूट कर आए, BSP से टूट कर आपके यहां जाएं, तो वो सब लोकतंत्र के रक्षक हैं, और आपकी पार्टी से टूटकर कोई कहीं और जाना चाहे, आपके साथ ना रहना चाहे, तो वो लोकतंत्र का हत्यारा। क्यों? रोहित जी, BSP के तमाम सदस्य अगर विलय ही हो जाए तो हम क्या करें? विलय हुआ है, सबके सब शामिल हो गए, उसमें क्या हुआ? अब नवजोत सिद्धू को ये नहीं रख पाए, ठीक है, किसी ने आरोप तो नहीं लगाया कि पैसे हो रहे हैं, कोई ईडी की सहायता तो नहीं लेनी पड़ी नवजोत सिद्धू को हमारे पास आने के लिए, ना हमें किसी इनकम टैक्स की जरूरत पड़ी, ना CBI की जरूरत पड़ी, ना उनकी बैसाखियों का हमने सहारा लिया। जब कीर्ति आजाद हमारे पास आए, वो तो आपका भ्रष्टाचार खुलासा कर रहे थे, इसलिए आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। उस वक्त DDCA का जो भ्रष्टाचार वो सरेआम सबके सामने ला रहे थे, आप घबरा गए थे। कीर्ति आजाद का भी नाम लीजिए, ऐसे कई और नाम हैं, और बाकी सबके तो नाम याद रहते हैं। ये बताइए, मोदी जी के भी जिया जी हैं, उनका नाम बताइए। जसोदा बेन का भाई है ना, उनका भी नाम बताइए। ससुर जी का नाम बताइए, मोदी जी का। सबके नाम लेकर रटे हुए घूम रहे होते हैं आप कि सोनिया जी की मदर का नाम ये है। जसोदा बेन की माता का नाम, पिता का नाम बताइए जरा। प्रधानमंत्री है भाई देश के, उनके सास ससुर का नाम बताइए, उनके जीजा का, उनके साला का नाम बताइए। कौन है अशोक, उनका नाम बताइए, सबके नाम बताइए ना। संबित पात्रा जी जो राजनीति में नहीं है उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये अटल जी कहा करते थे। खैर, अटल जी तो बहुत पीछे छूट गए आप लोगों से, उनकी राजधर्म की बात आपने मानी नहीं, तो आज देखो पूरा देश भुगत रहा है। इसलिए कम से कम इतनी तमीज रखिएगा कि जो राजनीति में नहीं है परिवार के सदस्य, उनका नाम इस तरह से नहीं लिया जाता। ले रहे हो तो अब मुझे बताइए, जसोदाबेन के पिताजी का क्या नाम है, उनके भाई का क्या नाम है, और जसोदाबेन जी हैं कहां आजकल, जरा वो भी बताइए। और ये बताइए, मोदी जी ने क्यों छिपाया था अपनी शादी का राज? ये राज क्या था शादी?
क्यों इलेक्शन एफिडेविट में अपनी पत्नी का नाम लिखने में घबरा रहे थे? जो अपनी पत्नी का नाम लेने में डरता है वो दूसरों के परिवार का नाम क्यों ढूंढता फिरता है? जरा ये बताइए। खेड़ा जी एक चीज, नानी का नाम बताने में अभी बताता हूं, और नानी का नाम याद। खेड़ा जी ये तो बता दीजिए कि अगर बीएसपी के विधायक आपके अपनी मर्जी से आ गए थे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ये संभाल नहीं पाए थे, कीर्ति आजाद को ये संभाल नहीं पाए थे, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, हेमंता बिस्वा शर्मा को, सचिन पायलट को आपकी पार्टी संभाल नहीं पाई? हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के इन्होंने बड़े बड़े मामले निकाले, व्हाइट पेपर, इरिगेशन स्कैम, इनका तो आप बता ही चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं वो लॉजिक जो इन पे लागू होता है वो आप पे भी लागू होता है कि नहीं? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। फिर वो फाइलें ले लेके उनको डराने लगे। ये सबके साथ यही करते हैं। तो जो डर जाता है, जिसको कुछ छिपाने का होता है, वो बेचारा चुपचाप चला जाता है। जो मजबूत जिगर का होता है, जिसको कुछ छिपाने का नहीं होता, वो नहीं करता। तभी कभी ईडी, सीबीआई, आईटी, कभी सुना आपने अशोक गहलोत जी ने पहले बीएसपी के तमाम नेताओं के यहाँ क्या इनकम टैक्स का नोटिस भेजा या सेल्स टैक्स का नोटिस भेजा या किस तरह से बताइए? या तो कोई आपके पास ये बात हो कि अशोक गहलोत जी ने उनको डरा धमका के लिया हो, सामने आ जाती बात। इस मीडिया के सामने क्या छिप सकती थी ये बात? यहां तो सबके सामने हो रहा है कि इधर रेड हो रही है कि संख्या बढ़ नहीं रही, अपनी संख्या ही नहीं बढ़ रही, इनके पास एमएलए जा ही नहीं रहे, तो डराने की कोशिश, कई एमएलए को डराने की कोशिश की जा रही। नहीं डर रहे साहब, नहीं डरते। क्या आपको लगता है सब आदमी अमित शाह से डर जाएंगे? अरे कई लोग हैं राजस्थानी तो नहीं डरते अमित शाह से, मान जाइए इस बात को, और अमित शाह को जाके बोल भी दीजिएगा संबित पात्रा कि राजस्थानी नहीं डरते उनसे। ओके, संबित पात्रा जवाब दीजिए। जसोदाबेन के बारे में जरूर बताइएगा, मैं उम्मीद करूंगा आपसे आप बताएंगे जसोदाबेन का नाम। हाँ, मैं बिल्कुल जसोदाबेन के बारे में बताऊंगा। रोहित जी जरा शांति से, मैंने सुना, अब ये शांति से सुन ले, हम भागते नहीं किसी प्रश्न से, आराम से उत्तर देंगे। पहले इन्होंने कहा कि 6 एमएलए थे बीएसपी का, उनका विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वो विषय ही नहीं है। तो अभी मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी में प्रलय हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी में प्रलय हो रहा है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? ना नेता है आपके पास, ना नीति है आपके पास, ना पॉलिसी है, ना कमिटमेंट है। आप लोग खुद कहते हैं सब निकम्मा है, नकारा है, बैंगन बेचना है। तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है क्या? आपका प्रलय हो रहा है तो। दूसरी बात, आपने कहा जो लोग राजनीति में नहीं है उन परिवार वालों का नाम राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के नानी का आज नाम लिया है, और राजनीति में क्यों लिया है आज मैं खुलासा भी करता हूं। आपको याद होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो स्टीफेनो माइनो, काइया माइनो और बेटे का नाम मैं नहीं जानता हूं, और एंटोनियो माइनो का पूरा परिवार आईएनएस विक्रांत पे सफर कर रहा था छुट्टी मनाने के लिए। और इस पर इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन नेवी ने ऑब्जेक्ट भी किया था कि फॉरेन नेशनल्स, क्योंकि काइया माइनो और स्टीफेनो माइनो फॉरेन नेशनल्स थे, फॉरेन नेशनल्स इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं आ सकते। मगर फिर भी इन सब चीजों को दरकिनार करके नानी अर्थात काइया माइनो को आप जहाज में लेके जाते हैं। सोचिए जरा, और हम उनका नाम भी ना लें। आप आईएनएस विक्रांत में उनको लेके चले जाएं, छुट्टी मनाएं, उसमें पार्टी करें, उसमें हम नाम भी ना लें। क्यों? क्वीन विक्टोरिया है। नंबर 2 बताइए सर, आपने अभी मोदी जी के विषय में जसोदाबेन जी का नाम, पहले बोल लीजिए फिर सवाल पूछता हूं। हाँ। बोल लीजिए पहले, मैं जवाब दे दूं इनको। हाँ, बोलिए। हाँ, आपने मोदी जी का नाम लिया, जसोदाबेन का नाम लिया। कोई खराब काम नहीं किया है, शर्माते नहीं है, भागते नहीं है, दम ठोक के जो सच्चाई है वो कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अभी इनके एक पंकज शर्मा है, राहुल गांधी के एडवाइजर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, आप भी जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं। वो एक पिक्चर ला रहे हैं, लव यू पप्पू, उसका एक टीजर आया है, उसमें आप देखिएगा। वो पिक्चर मैंने नहीं बनाया है, उन्होंने बनाया है, बड़ा नाम का पिक्चर, लव यू पप्पू। उसमें जो कुछ खुलासा होने वाला है, उसके बाद ये पत्नियों का नाम पूछना भूल जाएंगे। ये जो पत्नियों का नाम आप पूछ रहे हैं ना, इंतजार करिए, अभी तो केवल टीजर आया है, पूरे पिक्चर में अभी कहानी बाकी है। पिक्चर देखिएगा दोस्तों। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। मेरा सवाल ये है, रोहित जी आप कुछ पूछ रहे हैं। किसी की पत्नी का नाम लेने से, किसी की मां का नाम लेने से, किसी की नानी का नाम लेने से, दादी का नहीं बोलूंगा, वो राजनीति में थी, तो क्या ये सारे नाम लेने से, जिनको पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं है, उनको नहीं घसीटना चाहिए, क्या राजस्थान का राजनीतिक संकट हल हो जाएगा? ये जो आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आपकी तरफ से भी, उनके हाथ जो आता है उनकी तरफ से भी, क्या ये आरोप खत्म हो जाएंगे? मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा? विधायक होटल से बाहर आ जाएंगे, विधानसभा में जाने लगेंगे, काम चालू हो जाएगा सरकार का? वाजिब प्रश्न है। मैं एक काउंटर सवाल इसी में पूछ देता हूं, और उसमें उत्तर भी छुपा हुआ है। रोहित जी, इनके जो वकील है कपिल सिब्बल जी, आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे ना इसी विषय को लेकर,
वो वहां बैंगन बेच रहे थे या सब्जी बेच रहे थे? इन सब विषयों को रखना था ना, कि ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, फलाने जगह हमारे पास रिकॉर्डिंग है, पैसा दे के यहां पर लोग खरीदे जा रहे हैं। ये सब टीवी डिबेट में केवल बोलने के लिए रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके तो इनकी आवाज निकलती नहीं है, वहां तो जाके बैंगन बेचते हैं, हाई कोर्ट में जाके सब्जी बेचते हैं, वहां बोलते नहीं है। चिट्ठी में अशोक गहलोत लिखते हैं, आपके मंत्री गजेंद्र सिंह जी नामजद, उनका फोन रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और रिपोर्ट में, एफआईआर में लिखा रहता है कि सोशल मीडिया से मिला है जी। ये गजेंद्र कौन गजेंद्र है हमें पता नहीं, अभी जांच बाकी है, देखेंगे कौन गजेंद्र है। और तो और जब यहां से होम मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है कि आपने क्या फोन टेपिंग किया है, अगर किया है कायदे कानून के साथ किया है तो वो बताइए, तो बताते हैं नहीं नहीं हमने कोई फोन टेपिंग नहीं किया है, सब कुछ सोशल मीडिया से मिला है। वाह, सब कुछ सोशल मीडिया से मिला है। आपकी एसओजी कहती है ये वो गजेंद्र नहीं है, हमें पता नहीं कौन गजेंद्र है। चिट्ठी में कहते हैं ये वही गजेंद्र है। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते नहीं है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। हाई कोर्ट में कहते नहीं है हम खरीद रहे हैं पैसे देकर। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं जाके? वहां पर क्या, मैं बार बार कहता हूं ये बैंगन बेचने के लिए बैठे हैं। क्योंकि ये शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये डिस्कोर्स को इस लेवल में लाके छोड़ा है। क्या ये निकम्मा है? क्या 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 कपिल सिब्बल भी निकम्मा है? क्या अभिषेक मनु सिंह भी नकारा है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के सारे वकील धोखेबाज और गद्दार हैं जो अपने पार्टी के विषय को सबसे बड़े कोर्ट में रख नहीं पा रहे हैं? ये टीवी में आके डिबेट कर रहे हैं, बोलते सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट हमें उल्टा टांग देती। टीवी डिबेट एक अलग विषय है, अदालत की चर्चा एक अलग विषय है। अदालत में आज कुछ चीजें हुई हैं जिसमें स्पीकर ने जो बात रखी है उसको लेकर सुनवाई हुई। अब सोमवार को मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन पवन खेड़ा क्या यह मानकर चला जाए कि अब राजस्थान की सरकार अगर 5 साल चलेगी तो 5 साल, या जितना भी समय निकालेगी उतना समय ऐसे ही चलेगी, जैसे हरियाणा रोडवेज की बसों पे लिखा रहता है, या तो न्यू चलेगी होटल से, अदालत से, डर डर के, छुप छुप के। रोहित जी जो अभी बचे हैं इस टेन्योर के, 3 साल वो और 5 साल आगे, 8 साल चलेगी राजस्थान सरकार। संबित पात्रा जी जिनको लाना हो ले आना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कौन कहां कोर्ट में बैंगन बेच रहा था, कोर्ट की अजीत कोर्ट के बारे में इस तरह की भाषा आपको नहीं करनी थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में पुलिस आपको ढूंढ रही थी तब आप बीमारी का बहाना रख के जो अस्पताल में बैंगन खाने चले गए थे वो भी सबने देखा, और कौन वकील कितना काबिल है आपको अपने केस में मालूम पड़ जाएगा। इसलिए ज्यादा डोंट जंप द गन, टाइम आने पर सब मालूम पड़ जाएगा कौन कितना काबिल वकील है। सीधी सीधी बात तो यह है कि आप इस बात का जवाब नहीं देते कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का ये जो शौक आप लोगों को हो गया है, इससे देश का जो नुकसान हो रहा है उस पर आप कभी चर्चा नहीं करेंगे। कभी कौन कहां किस शिप पे चला गया, उस वक्त भी आपने ये झूठ फैलाने की कोशिश की आईएनएस विक्रांत की। उस वक्त के जो हमारे नेवी के चीफ थे उन्होंने आकर नकार दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए आपके ये झूठ जो है बार बार चलाने से चल नहीं जाते। मोदी जी भी प्रयास करते रहते हैं कि झूठ को सच बना दें। अरे जब मोदी जी सच नहीं बना पाए तो संबित पात्रा कहां से आ गए? आप भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए झूठ मत बोलिए, जो सच है उस पर बताइए। नमस्ते ट्रंप, कमलनाथ जी की सरकार गिराना, 150 देशों की मदद कर दी मोदी जी ने, अपने 150 मजदूरों की मदद नहीं कर पाए। सड़क पर बेचारे पैदल, इतने लाखों मजदूर पैदल जा रहे थे, उनकी मदद करने की औकात नहीं है, और चले हैं बताने की 150 देशों की मदद कर दी। अरे ढींग भी आंको तो अपने देश वालों को के सामने तो मत आंको, जिनके सामने तो आपकी असलियत खुल चुकी है सरेआम। मजदूरों की मदद कर नहीं पाते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 150 देशों की मदद कर दी। कौन से देश 150 देशों की क्या मदद कर दी भाई? अपने देश की तो पहले कर लो, यहां के वोट से जीतते हो, ये 150 देशों के वोटों से नहीं जीतते हो तुम लोग। तो शर्म तो आप लोगों को खैर छोड़ दीजिए, आती ही नहीं है, लेकिन झूठ तो कम से कम सोच समझ के बोला करिए। अभी भी समय है, 4 साल है आपकी सरकार को, 3.5 साल। कुछ थोड़ा बहुत भला भी अगर पूरे देश को जो आप लोगों ने भिखारी बनाने का जो एक प्रण ले रखा है ना, उसको अगर रोक देंगे तो शायद कुछ भला हो जाएगा इस देश का। आज व्यापारी भिखारी बना हुआ घूम रहा है। आपके 4-5 जो उद्योगपति मित्र हैं, वो कोई विश्व का सबसे अमीर बनना चाह रहा है, कोई एशिया का सबसे बड़ा अमीर बनना चाह रहा है। अरे एशिया का सबसे गरीब देश तो मत बनाइए मेरे देश को। ठीक, सरकार चलानी आती नहीं है, राजनीति हमें सिखाओगे आप लोग। ओके। और ये जो तथाकथित चाणक्य बैठा है ना, जिसको आप गृह मंत्री बनाए हुए हो, उस चाणक्य को भी जाकर समझा देना, ये खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराना चाणक्यगिरी नहीं होती है। ठीक है, ये ओछी राजनीति होती है, हल्की राजनीति होती है। ओके और सर। अगर हल्की राजनीति से आप चाणक्य की तुलना करेंगे तो मेरे चाणक्य का अपमान करेंगे आप। ओके सर। इसलिए चाणक्य का अपमान मत करिएगा। ओके, संबित पात्रा बोलिए। चलिए चलिए, ठीक है।
देखिए, पहली बात तो इन्होंने मेरे पे एक व्यक्तिगत टिप्पणी की। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस से बचने के लिए मैंने कोविड का बहाना बनाया। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, मेरे भाई हैं पवन खेड़ा। पवन जी, किसी भी कोरोना पेशेंट को ऐसा मत कहिएगा कि वो झूठा है, कोरोना का बहाना ले रहा है। हम सब हॉस्पिटल में, आईसीयू में भी था, और मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोरोना हुआ, मैं ठीक होकर आया ईश्वर का और आप लोगों के आशीर्वाद से भी ठीक होकर आया। और छत्तीसगढ़ की पुलिस से मैं डरता नहीं हूं। मैंने ट्वीट किया था कि 84 के दंगों में राजीव गांधी का बहुत बड़ा हाथ था, और छत्तीसगढ़ के पुलिस के डायरेक्टर जनरल अगर सुन रहे होंगे मेरी बात, तो मैं सीना ठोक के आज तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में कह रहा हूं, हाँ, 1984 के सिख हत्याओं में राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा हाथ था। मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, मैं जेल में आजीवन रहने के लिए तैयार हूं, और इसलिए कोरोना पेशेंट्स को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम विषय पे आते हैं। आपने इतना कुछ मजदूर, प्रधानमंत्री को गाली, इससे आपकी राजस्थान की सरकार बचेगी या नहीं, वो तो आप सोचिए। हेमंत बिश्वा शर्मा को आप लेके आए थे, रोहित जी, इन्होंने 10 बार हेमंत बिश्वा शर्मा का नाम बोला है। आप याद करिए वो दृश्य, हेमंत बिश्वा शर्मा किस प्रकार से 1 साल तक टाइम मांगते रहे राहुल गांधी से, टाइम मिला नहीं, और जब टाइम मिला तो राहुल गांधी अपने कुत्ते पिड्डी के साथ व्यस्त थे। ये जो पूरा पिड्डी दल है ना कांग्रेस पार्टी में, ये जो पूरा पिड्डी दल है, कुछ नहीं, ये बार बार बोल रहे अमित शाह को जाके समझा दो। वो अमित शाह है, पप्पू नहीं जो उनको जाके हमें समझाना पड़े प्रवक्ताओं को। वो अपने आप समझते हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो जानते हैं। और मैं पप्पू से आई डोंट मीन एनीवन, आई डोंट इंटेंड, पप्पू मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है। पप्पू इन जनरल उनको बोला जाता है जिनकी थोड़ी प्यार से बोलते हैं लोग पप्पू ऐसे। तो वो पप्पू नहीं है, वो अमित शाह है, और वो समझते हैं कि किस समय क्या करना चाहिए, एक विषय क्या चल रहा है, वो सब जानते हैं। देखिए रोहित जी, विषय सिर्फ इतना है कि क्या ये अपने भार से राजस्थान में समाप्त हो रहे हैं या हम इनको समाप्त कर रहे हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये 2020 मैच इनके घर में, इनके मैदान में, इनके बल्लेबाज और इनके गेंदबाज खेल रहे हैं, और हां, हम दर्शक दीघार में बैठ के देख रहे हैं। समय आने पर ताली भी बजाएंगे, हंसेंगे भी, नाचेंगे भी। हम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी यहाँ बैंगन बेचने नहीं आए। बैट्समैन को पैसे देके फिक्सिंग कराना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है दूसरे पार्टी में? आरोप तो ये लग रहा है कि आप बैट्समैन को पैसा देके फिक्सिंग कराना चाह रहे हैं। हो रहे हैं? ताली बजाने तक सीमित होता तो शायद कोई कुछ नहीं कहता। ताली बजाना तो अधिकार है हर दर्शक का, मजा आएगा तो ताली बजाएगा दर्शक। नहीं, ये तो मैं तो बोल रहा हूं ना। अगर इनको लग रहा है कि हम मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये क्या कर रहे थे? आज इनके इतने बड़े बड़े वकील बोल देते ना कि मैच फिक्सिंग हो रही थी। अब रोहित जी, ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम बैठ के भारतीय जनता पार्टी में सारा कुछ कांग्रेस के अंदर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं कि इनके सबसे बड़े बड़े सचिन पायलट कोई आज के कांग्रेसी हैं, उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई आज के कांग्रेसी है, उनके पिता, ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये कोई आज के और कल के कांग्रेसी नहीं है, जो बिल्कुल मूलतः कांग्रेसी है, जड़ से जो कांग्रेसी है। अगर जड़ से उखड़ जा रहे हैं और ये मैच फिक्सिंग भी बीजेपी कर रही है, तो मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद ये डिबेट हो रहा होगा कि राहुल गांधी बीजेपी आना चाहते हैं, क्या बीजेपी लेगी कि नहीं लेगी। ठीक है, ये भी डिबेट हो रहा होगा। पवन खेड़ा, क्या कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी को ढकने के लिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं या बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? जब यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केशुभाई पटेल, सुरेश भाई मेहता, शंकर सिंह वाघेला, कीर्ति आजाद, नवजोत सिंह सिद्धू आदि इनको छोड़ना चाहते हैं या छोड़ देते हैं, तो क्या अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह उठता है? सीधा नेतृत्व। और संबित जी, आप मेरे मित्र हैं, आप स्वस्थ रहिए, आपकी लंबी आयु हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपकी छवि एक झूठे व्यक्ति की है, इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ कि आप बीमार हैं और दिखते आप स्वस्थ हैं। इसलिए हमें माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो, छवि अब अपनी सुधार दीजिए, तो हम इस तरह की बात भी नहीं करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता आपके खिलाफ निजी टिप्पणी करना, और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूं, सावन का महीना है, कि आप स्वस्थ रहिए, लंबी उम्र हो आपकी, लेकिन अपनी छवि सुधार दीजिए ताकि ऐसा संशय भी मन में ना आए। दूसरी बात, देखिए, फेंकू कौन होता है? फेंकू कौन होता है? जो फेंकता है। अब इस देश में 2 फेंकुओं का राज है, एक सीनियर फेंकू, एक जूनियर फेंकू। आप तय कर लीजिए अब सीनियर कौन है इस सरकार में, जूनियर कौन है, लेकिन फेंकते दोनों हैं। 150 देशों की मदद कर दी, अरे थोड़ा कम फेंको ना साहब, अपने मजदूरों की मदद नहीं कर पाए हो, ये देश ने देखा है, इसलिए हम उनको फेंकू कहते हैं। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन अब कहना पड़ता है, क्योंकि फेंके चले जा रहे हैं, 6 साल से फेंक रहे हैं साहब। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे साहब, देश को क्या मिला? मैंने नेपाल में पूरा नेपाल बदल डाला अर्थक्वेक, भूकंप के बाद।
नेपाल आंखें दिखा रहा है अब आपको, इसलिए फेंकू कहते हैं उनको। खेड़ा जी, समय खत्म मैंने हो रहा है, तो मैं एक साहब सवाल और लेना जहाँ- चाहता हूं जहाँ आपसे। झूला झूला ये कर दिया, चाय पी ली, एक सवाल मैं और लेना चाहता हूं खेड़ा जी, और समय शी खत्म हो रहा है। जिनपिंग को मोदी जी नाम नहीं ले जरा पाते जवाब दे दूं मैं। ठीक सर, मैं आखिरी सवाल आप दोनों से एक एक फटाफट पूछना चाह रहा हूं। खेड़ा जी, मैं जरा और देखिए, आपको लगता नहीं संबित कि जी, ये मैं टिप्पणी अभी भी नहीं कर रहा, निजी ये बोलने को नहीं, सबके पास खेड़ा जी, होता है, ये यही जनता तो तय कर होता लेगी अपने आप है। ये मत बोलिए आप। ये देश के दर्शक जो देख रहे हैं वो खुद तय कर लेंगे किसने किसको निजी टिप्पणी की, किसने किसके परिवार को घसीटा, वो देश की जनता अपने आप तय कर लेगी। लेकिन आपको लगता नहीं ये फेंकू पप्पू का नैरेटिव आपको सूट नहीं किया? पिछले 5 साल में आप लोगों ने इसको काफी चलाने की कोशिश की, वो सूट हमने नहीं नहीं किया। चलाया, माफ कीजिएगा, नहीं सर, नहीं नहीं रोहित ये जी, तो हमें सर, तो हम तो खेड़ा इस जी, ये तरह तो से मतलब- बोलते ही नहीं थे, हम नहीं बोलते, ये बोलते रहते हैं इस तरह की बात। इसका तो ये आप जवाब मानते हैं हम इन्होंने देते हैं। पप्पू का नैरेटिव हम चलाया तो नहीं आप हार बोलना गए, चाहते। इसलिए आपको फेंकू का नैरेटिव चलाना चाहिए। हम इस देश की आत्मा को नहीं हारने देंगे। चुनाव हारे जीते, इनके लिए है कि देश गया भाड़ में, सिर्फ चुनाव जीतते जाओ। ठीक है, ये इनकी ओके। प्राथमिकता करते रहिए। ओके। हम देश के आगे किसी चीज को मैं नहीं आ मानते, ठीक। चुनावी जीत को भी नहीं समय मानते। खत्म। देश संबित, सबसे 20 सेकंड। ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, सर। इनके लिए नागपुर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ठीक है, शाखा मैंने से सुन लिया ज्यादा इनको, आप महत्वपूर्ण 20 कुछ सेकंड नहीं में है। बोल लूं प्लीज। संबित जी, अगर आप आप क्या करें? संबित जी। और भ्रष्टाचार, रोहित अच्छा, जी। काला धन चिल्लाते हैं। पवन जी, विधायक खुद पवन जी, कहते हैं। पवन जी, समय खत्म। रोहित जी, प्लीज बताइए, जरा ये किसके चाहते पास हैं कि 20 जवाब सेकंड दे केवल। दूं। बताइए आखिरी, जरा किसके फटाफट पास से। काला धन? और संबित जी, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपसे थोड़ा देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने फेंकू फेंकू कहा। कहा, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को ये माने कि वो फेंकू है और कांग्रेस फेंकू पार्टी है, को फेंकना बिल्कुल है। है। कांग्रेस पार्टी को फेंकू है। हिंद महासागर के उस जो पार देश फेंक में- देना है। देश याद में हर रखिए, चीज इसी में विषय को लेकर के बार-बार फेंक देना है कांग्रेस फेंक पार्टी फेंक को। के, प्रत्येक झूठ कार्यकर्ता बोल अपने अपने बूथ अरे में लग कितना जाओ, झूठ बोलोगे फेंकने साहब? का समय आ चलिए सर, कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी पिछले कार्यकाल में बीजेपी ने, लेकिन आरोप यह लगा कि कांग्रेस मुक्त हो ना हो, कांग्रेस युक्त बीजेपी जरूर बनती जा रही है। अब सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, क्या एक और कांग्रेस नेता युक्त बीजेपी हो जाएगी? हालांकि सचिन पायलट इस बात को नकार चुके हैं कि फिलहाल उनकी बीजेपी में शामिल होने की कोई योजना है, पर सरकार क्या राजस्थान में ऐसे ही चलेगी? मैंने आज आपसे सवाल पूछा था, क्या राजस्थान के राजनीतिक संकट में सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है? जो जवाब हमें मिले, 55%, 55% लोगों को लगता है हां गलत इस्तेमाल हो रहा है, 45% को लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं।